Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss second part of inner sphere and outer sphere mechanism. लेकिन इस पार्ट में मैंने जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हम सबसे पहले एक बेस हमने तैयार कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट का। तो जिसने नहीं देखा वो जरूर देखे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, उसे देख लेना। सेकेंड पार्ट में हम इनर स्फीयर मैकेनिज्म, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। ये हमारी क्लास एमएससी फर्स्ट ईयर और नेट गेट के पोर्शन के लिए है। और इसका जो थर्ड पार्ट हम जो पढ़ेंगे उसमें हम आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्योंकि ये वाला थियोरेटिकल पोर्शन में इसमें कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, ये कुछ पॉस्टुलेट से कोई पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अब हम इसकी मैकेनिज्म को सीखेंगे इसके बाद, तो बोर मत होना जब मैं ये समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के बाद हम कुछ आगे की चीजें बता पाएंगे आपको। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म पार्ट 2 सेकंड पार्ट में हम बात कर रहे हैं। इसमें ही हम इनर स्फीयर मैकेनिज्म सीख रहे हैं। तो इस मैकेनिज्म को सीखने के लिए हमें कुछ पॉस्टुलेट्स या कुछ पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? वन कॉम्प्लेक्स शुड बी अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और लेबाइल और अदर शुड बी इनर्ट। या तो वो अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर वाला होना चाहिए। अनसैचुरेटेड से क्या मतलब है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो जिसमें मतलब 5 या 4 है या 6 नहीं है, मतलब तो 6 वाला होता है तो वो सैचुरेटेड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहला रहा है आपका। इसके कहने का ये मतलब है। तो या तो वो अनसैचुरेटेड टाइप हो या फिर वो लेबाइल हो, मतलब कि। और दूसरा क्या होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए। दोनों लेबाइल भी नहीं होने चाहिए और दोनों इनर्ट भी नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने ये दो कॉम्प्लेक्स लिखे सपोज, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स लेबाइल भी नहीं होने चाहिए, दोनों के दोनों इनर्ट नहीं होने चाहिए। कम से कम एक लेबाइल जरूर होना चाहिए, दूसरा भी लेबाइल हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट वन शुड भी लेबाइल होना चाहिए। या फिर अगर वो लेबाइल या इनर्ट वाली कंडीशन नहीं बनती है तो वो अनसैचुरेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर वाला होना चाहिए। ये चीज हम एग्जांपल्स में देखेंगे। फिलहाल पहला पॉइंट आप ये होता है इस पोस्टुलेट का, एटलीस्ट वन ब्रिजिंग लिगेंड मस्ट बी प्रेजेंट। मैंने इसके आगे तारा लगा रखा है, स्टार लगा रखा है आपको समझाने के लिए कि कम से कम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें मैकेनिज्म देखनी है 6 कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड्स में, या जिनमें भी हम ये रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास कम से कम एक ब्रिजिंग लिगेंड होना चाहिए। ब्रिजिंग लिगेंड किसको कहते हैं? जैसे ऐसा लिगेंड जो दो मेटल एटम के बीच में पुल बनाता है उसे ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। और लिगेंड दो मेटल एटम के बीच में पुल वही बना पाएगा जिसके पास कम से कम डोनेट करने के लिए इसके साथ भी हो और इसके साथ भी हो, वही आपका ब्रिजिंग लिगेंड बना पाता है। ब्रिजिंग लिगेंड कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ आपको समझाने के लिए यहाँ एग्जांपल भी दिखाया लास्ट पॉइंट में कि ये ब्रिजिंग लिगेंड है। आप देख सकते हो कौन कौन से ब्रिजिंग लिगेंड मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, तो उनका ध्यान रखना कि ये ब्रिजिंग लिगेंड्स होते हैं। OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, ये जितने भी है सब ब्रिजिंग लिगेंड है। और नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूँ मैं। लिगेंड ट्रांसफर में हैपन, लिगेंड का ट्रांसफर होना चाहिए। एक लिगेंड दूसरे मतलब एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये नेसेसरी पॉइंट नहीं है, नॉट नेसेसरी, पर फिर भी लिखने के लिए, बड़ा करने के लिए 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें बड़ा करने के लिए आप इसे ऐड कर सकते हो। चौथा है आपके पास इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म इज फास्टर देन आउटर स्फीयर। ये बात याद रखोगे कि इनर और आउटर में इनर वाली फास्टर होती है और आउटर वाली उसके कंपैरिजन में स्लोअर होती है। तो इनर स्फीयर जो मैकेनिज्म होती है वो फास्ट वाली है, आउटर हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, उसके बारे में बाद में करेंगे, पर ये पॉइंट याद रखना। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम रिडक्टेंट सिग्मा स्टार होमो टू ऑक्सीडेंट लोमो, रिडक्टेंट से ल्यूमो में ट्रांसफर होता है। इसका क्या मतलब है? रिडक्टेंट का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद का तो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है और सामने वाले का रिडक्शन करता है, उसे रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब खुद का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन कर दिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, जिसको दिया उसे गेन कर रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन या रिडक्टेंट का वो काम कर रहा है। तो हमेशा रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इस होमो ल्यूमो का क्या मतलब है वो बाद में देखेंगे। देयर में और मे नॉट एनी केमिकल चेंज, जब ये रिएक्शन होगी तो कोई केमिकल चेंज हो भी सकता है और हो सकता है कि कोई भी केमिकल चेंज ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ हो। क्योंकि हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस नहीं पढ़ रहे, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं, बस इस पे बात हमारा फोकस है। तो कोई केमिकल चेंज हो ऐसा जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स थ्रू ब्रिजिंग लिगेंड,
जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू होते हैं। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रहा है इस कॉम्प्लेक्स से इस कॉम्प्लेक्स में, और क्योंकि ये दो मेटल के बीच में पुल का काम कर रहा है जिसे मैंने अभी समझाया ब्रिजिंग लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू होता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था यहाँ पे कि ब्रिजिंग लिगेंड होना जरूरी है, उसके बिना ये काम नहीं कर रहा था। और कौन से ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं हमने उस पर बात कर ली है। अभी हमने इसका बेस समझा दिया है, आउटर और इनर को मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं तो जैसे सपोज दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इनमें एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इसे आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म कहते हैं बस। और ये भी दो कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें से हो रहा है, लेकिन ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स एक ही कॉम्प्लेक्स मॉइटी में जुड़ेंगे। मॉइटी से मतलब एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जुड़ेंगे। तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्रिजिंग लिगेंड है। और इस इनर स्फीयर मैकेनिज्म को पहचानने का मैं 3-4 बार इस पॉइंट को कह चुका हूँ। सबसे पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका ब्रिजिंग लिगेंड है, मतलब ब्रिजिंग लिगेंड होगा तभी ये मैकेनिज्म होगी, अदरवाइज आउटर वाली होगी। तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म मतलब एक ही स्फीयर के अंदर, इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं इस डब्बे को, तो एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इसे इनर स्फीयर। और अलग अलग से अलग कॉम्प्लेक्स से अलग स्फीयर से अलग स्फीयर में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो आउटर स्फीयर मैकेनिज्म कहते हैं, और यहाँ पर इसे इनर स्फीयर मैकेनिज्म कहते हैं। तो आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लेना आराम से इन पॉइंट्स को। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसको समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन देता हूँ अभी एग्जांपल्स के साथ। अभी हम इसकी मैकेनिज्म पे बात करने वाले हैं। फिलहाल मैंने आपको एक एग्जांपल के रिएक्शन लिख के दिखा दिया आपको। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, वो इंपॉर्टेंट है। जिस चीज के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आगे वो दिन वही हम सीख रहे हैं, आओ सीखें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया CONH3 का 1,5Cl, इसके ऊपर +2 चार्ज है। CrH2 का 6+2 चार्ज, एक्वेशन मीडियम में, एक्वस मीडियम में हमने ये रिएक्शन करवाई। तो आपके पास हुआ क्या, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो COH2 का होल 6 बन गया। ये NH3 कहाँ गया क्या गया, अभी हम उस मैकेनिज्म पे सीखेंगे। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इसके पास H2O का होल 6 था, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकला है और इसकी जगह पर लिगेंड का ट्रांसफर हो गया Cl, तो लिगेंड यहाँ आ गया। अगर मैं इस रिएक्शन को बताऊं तो इस मॉलिक्यूल में केमिकल भी चेंज हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो भाई यहाँ पे भी केमिकल चेंज हो गया, यहाँ केमिकल चेंज हो गया। तो हमने बोला था देयर में बी केमिकल चेंज और मे नॉट बी। इस वाले एग्जांपल में जो हो रहा है यहाँ पर केमिकल भी चेंज हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर हुए हैं और केमिकल चेंज भी हुआ है, और साथ ही साथ हम इसमें लिगेंड का ट्रांसफर भी हुआ है। क्योंकि जो ये Cl लिगेंड यहाँ था वो लिगेंड इस वाले को मिल गया, इस वाले को लिगेंड मिल गया, तो लिगेंड का ट्रांसफर भी हुआ है। क्योंकि अभी मैं इसके बाद वाला जो सेकंड एग्जांपल दूंगा उसमें आपके पास लिगेंड का ट्रांसफर नहीं होगा, बिना लिगेंड के ट्रांसफर के होगा। फिलहाल यहाँ पे ये तो जनरल रिएक्शन थी, ये हुआ कैसे, ये बना कैसे, उस पर हम बात करते हैं, उसे देखते हैं, उसे सीखते हैं। सो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो कोबाल्ट के लिए निकालो, इसका मैं यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया, निकालना है तो x माना है। NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0:50 -1 होता है क्लोरीन का, तो x -1 = +2 चार्ज, x -1 = +2 चार्ज, x = 3, इतना सब कुछ आप जानते हो। तो इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ गया। अब +2 आ गया तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, कितना होता है 4s2 3d7, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आया 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे तो 4s 0 और 3d बचेगा 3d 6। अब 3d 6 है तो d में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आपके पास। अब d6 है क्योंकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है NH3, हम रूल से N और C वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये क्या कराएगा पेयरिंग, लो स्पिन बनाएगा, अंदर से जुड़ेगा, तो ये कैसा है इनर। इतना क्लियर हो गया। x न्यूट्रल लिगेंड है, x 0 * 6 0 = 2, तो x = कितना चार्ज आ गया आपके पास क्रोमियम के लिए, x = 2 चार्ज आया, 2 आया है तो क्रोमियम का कितना होता है आप जानते हो, एक्सेप्शन होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर किए तो 4s से गया, एक d से गया, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये d4 सिस्टम बनाएगा, वो बना दिया। क्योंकि लिगेंड वीक फील्ड है तो ये बाहर से जुड़ रहे होंगे तो ये हाई स्पिन है और ये एक लेबाइल। तो कंडीशन यही थी कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेबाइल होना चाहिए, ये था पहले मैंने लिखा चुका था पहले पॉइंट में शायद कि इसे एक को क्या होना चाहिए लेबाइल होना चाहिए। फिर हमने कहा था अगर आप ध्यान से देखो तो ये Cl जो है वो एक ब्रिजिंग लिगेंड है, मैंने एग्जांपल दिखाए थे
उसमें दिखाया था कि ये भी एक ब्रिजिंग लिगेंड है। 8वां पॉइंट जो मैंने लिखवाया था उसमें भी एक ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, और ब्रिजिंग लिगेंड Cl हमने दिखाया था कि वो एक ब्रिजिंग लिगेंड है। तो इतनी बातें हमने, जो भी चीज हमें कंडीशंस चाहिए थी रिएक्शन के लिए वो हमारे पास मौजूद है। अब इसकी मैकेनिज्म सीखते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म में क्या क्या होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, क्या होती है, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसे देखते हैं, आओ सीखे। तो सबसे पहले CONH3 का होल 5, अभी हम इसकी मैकेनिज्म पे बात कर रहे हैं और इनर स्पेयर क्यों कह रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं। ये H है, इनर स्पेयर मैकेनिज्म। CONH3 का होल 5 आपका Cl +2 चार्ज प्लस कौन अटैक कर रहा था, CrH2O का होल 6 +2 चार्ज। जब ये अटैक करेंगे तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने बताया था कि 3 आया था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 × 6 0 +2 चार्ज था, ऑक्सीडेशन नंबर 2 था। ऑक्सीडेशन नंबर अलग चीज है, चार्ज अलग चीज है कॉम्प्लेक्स पर। अब यहाँ देखो कैसे बनता है CONH3 का होल 5, क्योंकि इसमें एक Cl एक ब्रिजिंग लिगेंड है, तो ब्रिजिंग लिगेंड है तो यहाँ पर आपका Cl आ गया ब्रिज, और ये इससे जुड़ेगा CrH2O का होल 6। अब देखो क्योंकि इसमें +2 चार्ज था, +2 इसमें था, तो टोटल चार्ज जो कॉम्प्लेक्स पर होगा वो कितना हो जाएगा, +4। ये चार्ज तो समझ में आया क्यों वहां। अब बाकी रही बात इसकी, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3rd। अभी बताया था इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा था, 2। वो वही है 2 और 3, नहीं तो ऐसे नहीं दिखाना आपको। तो ऑक्सीडेशन नंबर को +3 और +2, देखो ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज में डिफरेंस देखो, ध्यान से समझो। जब आप ऑक्सीडेशन नंबर को लिखते हैं, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी चार्ज को दिखाने के लिए हमेशा प्लस या माइनस बाद में लगाए जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाने के लिए प्लस या माइनस चार्ज नंबर से पहले दिखाए जाते हैं। ये डिफरेंस है, यह तरीका है सही से कायदे से चीजों को प्रेजेंट करने का। अब यहाँ देखो इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इसका +3। डी ब्लॉक के जनरली जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या मेटल होते हैं वो +2 या +3 में ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब समझो क्योंकि ये Cr है और ये CO है, +2 ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे प्लस आएगा तो ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इसको, और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो आपके पास क्या दिखाई देने वाला है, NH3 का होल 5 CO Cl और ये CrH2O का होल 6, और यहाँ पे +4 चार्ज, और ये जो है वो +3 में कन्वर्ट हो गया और ये +2 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर लिया है। क्योंकि उसे पता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं +3 बन जाऊंगा। तो क्रोमियम या 3D सीरीज के जनरली एलिमेंट +2 या +3 में ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, खुद तो +3 कर दिया, और इसने दिया तो इसने रिडक्शन कर लिया। ये क्या कर रहा है, खुद का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है लेकिन सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है। तो ये आपका क्या है, रिडक्टेंट, जो चीज मैं पीछे बोल रहा था पॉइंट्स में। और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो खुद का तो रिडक्शन कर रहा है लेकिन सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है किसकी वजह से, ब्रिजिंग की वजह से। ब्रिजिंग लिगेंड ने बीच में जाकर के पुल का काम किया इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाने का, तो फाइनली ये बन गया। अब अगर मैं शुरू से आपको याद दिलाऊं तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा था, ये कॉम्प्लेक्स कैसा था, लेबाइल नेचर का था। और ये कॉम्प्लेक्स अभी आपने शुरू में भी देखा था, ये कैसा था आपके पास, इनर्ट था, और ये वाला कैसा था आपका, लेबाइल। बट ये जो बनेगा अब कैसा बनेगा, हाँ अभी यहाँ पे हम देखते हैं, इसे समझते हैं। ये शुरू में लेबाइल और ये इनर्ट था, बट अभी आप ध्यान से समझो जिस चीज के लिए मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था। कोबाल्ट का कितना होता है 27 4s2, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा था जब मैं इसे पढ़ता था। तो 4s2 37, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये गया, तो ये कौन सा सिस्टम बना आपका, D7 सिस्टम बना। और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसी दिन के लिए ये चीज समझाई थी कि D7 D8 D9 D10 सब के सब लेबाइल होते हैं, तो ये बना है आपका लेबाइल। और क्योंकि अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम का कितना होता है 24 4s1 और 3d3, तो 4s1 3d 5 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो
एक यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये क्या बनेगा आपका 3d3। और d3 सिस्टम मैंने आपको बताया था कैसा होता है, इनर्ट होता है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप पार्ट 1 जरूर देख लें, इसी दिन के लिए वीडियो बनाई गई थी। तो मैंने आपको ये समझाया था, लिखवाया था, ट्रिकी वे में भी समझाया था। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो गया, इनर्ट। क्यों हो गया, पार्ट 1। बाकी मैं उस पर फिर से 20-25 मिनट खत्म नहीं करने वाला, क्योंकि मैं वहां पे कर चुका हूँ, क्योंकि उसी चीज को समझाना चाह रहा था। अब क्योंकि ये लेबाइल है और ये इनर्ट है, लेबाइल क्या होते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट क्या होते हैं, जो स्टेबल होते हैं, तो वो यहाँ से टूटेगा। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से टूटा, अब ये क्या बना बताओ, CONH3 का होल 5 बन गया, और आपके पास क्या बच गया, आपके पास CrH2O का होल 6, और Cl जुड़ जाएगा वहां पे, क्या जुड़ जाएगा, CrH2O का होल 6 Cl जुड़ जाएगा। हाँ, एक चीज और कर लेंगे आपके पास, यहाँ पे हम एक चीज और दिखा देंगे यहाँ पे, कि जब ये इससे कनेक्ट हो रहा होगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेगा। यहाँ पे H2O का होल 6, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 करना होता है, नहीं तो 6 और 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर H2O हम सिर्फ 5 लेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो H2O सिर्फ 5 करेंगे, और H2O सिर्फ 5 करेंगे, और एक जो Cl था वो भी इसके पास आ गया, तो हो गया लिगेंड का ट्रांसफर हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि ये है, और एक जो वाटर मॉलिक्यूल जो ट्रांसफर हुआ था वो वाटर मॉलिक्यूल इसके पास आ जाएगा, जो कि इसे H2O जुड़ जाएगा। अब आपके पास, क्योंकि आप रिएक्शन को शुरू में ही कह रहे थे कि आप एक्वस मीडियम में करा रहे थे, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल आपने और लिए, जिसकी वजह से वो यहाँ जाके जुड़ जाएंगे, और ये बना देगा COH2O का होल 6। और ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे तो इधर पे +2 चार्ज, और इधर पे भी आपका CO वाले पे भी कैसा चार्ज आएगा, शुरू में भी +2 चार्ज था। चार्ज के लिए मैंने हमेशा बोला है नंबर के बाद दिखाते हैं 2-2, और जब ये जुड़ जाएगा ये +2 चार्ज, क्योंकि NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है तो वो हटा, और H2O जुड़ा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, +5 NH3 मॉलिक्यूल वाटर के H+ और लेकर के NH4 पॉजिटिव के फॉर्मेट में बाहर आ जाएगा। ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर फिर भी रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए दिखाया है हमने, उसे इंपॉर्टेंट ही है। अदरवाइज हमारे लिए ये मैकेनिज्म का ये वाला हिस्सा इंपॉर्टेंट था। तो होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसमें कोई भी डाउट होता है तो फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कांटेक्ट मी विद दिस नंबर, माय व्हाट्सएप, और मे बी कॉल मी, यू कैन आस्क। सो हम एक एग्जांपल बता चुके हैं, हम इसके दूसरे एग्जांपल पे बात करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें और काम करें, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम इसमें नए वाले इसमें देख रहे हैं, एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लिखा है, अगर आप इस रिएक्शन को देखो, इरिडियम हेक्साक्लोराइड, क्रोमियम हेक्सा एक्वा क्रोमियम सेकंड, जो भी है इसका आईयूपीएसी नेम पे बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आप, यही ये बना हुआ है आपके पास, इसमें हमने ये कुछ गलत मेंशन किया है, IRCRCO+2, ये हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये नहीं होना चाहिए था। आपके पास इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी और ये बनाया। अगर आप रिएक्शन के बाद अगर ध्यान से देखते हो तो IRCl का होल 6 सेम वही है, CrH2 का होल 6 सेम वही चीज है, बस आप यहाँ देखो चार्ज बार को चेंज हुए, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे +3 हो गया। यहाँ पर विदाउट ट्रांसफर ऑफ लिगेंड हुआ है, कोई भी लिगेंड का ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ लिगेंड, किसी भी लिगेंड का ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हुआ है, और साथ ही साथ कोई केमिकल चेंज भी नहीं हुआ। केमिकल जो शुरुआत में था वही है, पर आप चार्ज को देखो, यहाँ पे कितना चार्ज है, -2, उसके बाद कितना आ गया, -3 का मतलब क्या हुआ होगा, इसने एक और इलेक्ट्रॉन लिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे क्या आ गया, एक और माइनस आ गया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो +2 था, एक चार्ज और आ गया, +3 हो गया। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, शायद यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है, क्यों हुआ कैसे हुआ वो हम उसके मैकेनिज्म पे देखेंगे। फिलहाल जनरली ये चीज हुई है। यहाँ पे फिर से कह रहा हूँ, कोई भी केमिकल चेंज नहीं हुआ, कोई भी लिगेंड का ट्रांसफर नहीं हुआ है, जैसा हमने उन 7-8 पॉइंट्स में आपको समझाया था। दूसरी, इसकी होने के लिए आपको क्या क्या शर्त थी, कि एक कॉम्प्लेक्स को लेबाइड होना चाहिए, और साथ ही साथ कम से कम एक ब्रिजिंग लिगेंड होना चाहिए। तो आप जानते हो कि Cl अपने आप में क्या लिगेंड होता है, ब्रिजिंग लिगेंड होता है। अब देखो, ये वैसे तो वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन होते हैं, आउटर ऑर्बिटल होते हैं, लेबाइड होते हैं, लेकिन क्योंकि ये 5D सीरीज का एलिमेंट है, देखो डी ब्लॉक के एलिमेंट में मैं आपको मेंशन कर दूं, कोबाल्ट का 27 होता है, 4s2 3D
7, कोबाल्ट के नीचे आता है रोडियम, एटॉमिक नंबर नहीं पता तो 5s2 47, सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके नीचे आता है इरिडियम 6s2 5d7, इस तरीके से होता है। तो कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, तो ये 4d और 5d सीरीज वाले हमेशा लो स्पिन बनाते हैं, इनर ऑर्बिटल बनाते हैं, और इनर ऑर्बिटल के साथ साथ ये कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनर। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा 5d में 7 है। ऑक्सीडेशन नंबर बोलो कितना आएगा, x -6 = -2, x = कितना चार्ज आएगा, +4, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हमेशा लो स्पिन ही बनते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, उसके अकॉर्डिंगली ये लो स्पिन है, इनर ऑर्बिटल है, इनर्ट है, और साथ ही साथ 4d 5d सीरीज वाला भी हमेशा 5d सीरीज वाला लो स्पिन बनाता है। तो अगर आपके पास यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इरिडियम का कितना होता है, अभी मैंने वहां आपको दिखाया है कितना होता है, 6s2 5d7 होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आया, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, तो ये क्या बनाएगा आपका 4s 6s 0, 2 यहाँ से चले गए तो d में 5। अब क्योंकि d5 बना है तो d5 लो स्पिन है, तो ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है आपका, ये एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। अब अगर हम इसको देखें तो x = 2 आएगा, क्रोमियम का हम पता है कितना होता है 24। ये सारी चीजें बहुत छोटी सी है, फिर भी मैं केमिस्ट्री वाले होने के बावजूद भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यहाँ से निकाल रहे हैं d4, और ये कौन सा सिस्टम है, d4 सिस्टम है। अब हमें पता है क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है तो ये हाई स्पिन बनाता है। अब हाई स्पिन बनाता है तो ये लेवाइड है, तो एक लेवाइड होना चाहिए था, वो है एक चीज। दूसरी शर्त हो गई, तब जब 2 कंडीशन फॉलो हो गई तो हमें पता है ये कहां से जाने वाला है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म से होगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कितनी प्यारी लगेगी, आओ सीखें। तो देखो इसमें ब्रिजिंग लिगेंड है, तो मैंने इसको जानबूझ के IrCl का होल 5, और आपके पास एक तरफ Cl और CrH2O का होल 5 करके दिखा दिया। CrH2O का होल 5 कर लेंगे, और प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 रखना होता है, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएगा। मैं यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ कि पहले ये दोनों आए, पहले खुल के दिखाऊंगा, रुक जाओ। IrCl का होल 6, 2 नेगेटिव, आप कंफ्यूज ना हो गए तो इसलिए दिखा रहा हूँ फिर से। ये और कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, ये दोनों आपस में आए, IrCl का होल 5, इरिडियम Cl का होल 5, और एक Cl और दूसरा H2O का होल 5। कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 रखना होता है, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया। अब ये जो Cl बना है ये एक ब्रिजिंग लिगेंड है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे एक मेटल छूट गया हमारा, यहाँ पे क्रोमियम मेटल भी था। आपने देखा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, +2 आया था, तो इस पर +2 चार्ज था, और इस पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 था। तो ये +2 था और ये +4 था, तो इसने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इस Cl के थ्रू, क्योंकि इसे ऐसे करके भी दिखा सकते हो, Cl ये एक क्रोमियम मेटल है और ये आपका क्या है, इरिडियम, तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है वो यहाँ से इस स्फीयर में हो रहा है, इसलिए इसे इनर स्फीयर कह देते हैं। बाकी कोई बकवास करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, बस ब्रिजिंग लिगेंड के थ्रू हुआ। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे +1 दे रहा है, तो +3, इसने लिया तो ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 4 पॉजिटिव थे। तो Cl का होल 5, IrCl CrH2O का होल 5, और ये बन गया आपका +3, और ये भी बन गया आपका +3। अब दोनों ही +3 हैं। अब इसे चेक करते हैं कि कौन सा क्या है। अगर हम इसे देखें तो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे पहले भी किया था हमने, तो 4s1 3d5 होता है। क्रोमियम का कितना होता है, 4s1 3d5 होता है। अब 4s1 3d5 जब ये होता है तो 3 प्लस चार्ज है, तो एक यहाँ से 2 यहाँ से, तो इसमें d3 सिस्टम बनेगा। और हम जानते हैं d3 सिस्टम कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं। हमने देखा था कि d3 सिस्टम कैसा था, इनर्ट था। और ये वाले एग्जांपल को देखें तो ये कौन सा सिस्टम बनेगा, क्योंकि ये 45D सीरीज वाला सिस्टम है, 45D सीरीज वाला सिस्टम है, तो भी ये आपका इनर्ट ही कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, दोनों ही इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। दोनों ही कैसे कॉम्प्लेक्स है आपके, इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। अब जब दोनों ही इनर्ट कॉम्प्लेक्स है तो ये सवाल उठता है कि ये टूटे कहां से।
यहाँ से या यहाँ से। तो इस एग्जांपल में यहाँ पर CFSE वगैरह कैलकुलेट करी जाती है कि कौन दोनों में से ज्यादा स्टेबलाइज है। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबलाइजेशन अगर हम देखते हैं तो ये वाला ज्यादा स्टेबलाइजेशन एनर्जी आती है इसकी, और इसकी कम आती है। अगर हम इसे देखें तो इसके पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से जाएगा, तो ये D6 सिस्टम बनेगा। तो CFSE वगैरह जो स्टेबलाइजेशन होता है, ये वाला ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होता है और ये कम स्टेबल होता है। तो आप बॉन्ड ब्रेक करोगे इस साइड से। वैसे भी आपको IrCl6 बनाना था, आपके दिमाग में इस बात को सेट रखना था, तो आप यहीं से इसका बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। यहाँ पर आप लेबिलिटी इनर्टनेस से नहीं बता पा रहे, CFSE और भी बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। आप बस इतना ध्यान रखो कि ये ब्रेक यहाँ से होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका IrCl6। बाकी टोटल चार्ज की मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज टोटल जो रहा होगा, क्योंकि इस पे -2 था, इस पे +2 था, तो टोटल तो कितना आ जाता, 0। यहाँ तक भी 0 चार्ज आ जाता। अब IrCl6 जब दोबारा से बन गया है, +3 ये था, इसके ऊपर -1 होता है, तो +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, इस वजह से इस पे +2 चार्ज आया है। और CrH2O का होल 5 था, और इस पर कौन सा चार्ज आया है, +3। और क्योंकि ये एक्वस मीडियम में हो रही है ये रिएक्शन, और जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला था वो वाटर मॉलिक्यूल इस वाले से दोबारा जोड़ करके CrH2O का होल 6 और फिर से +3 रहेगा, क्योंकि H2O एक न्यूट्रल एलिमेंट होता है। तो हमारा एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट ये जो शुरू में बना था वो हमारा बन चुका है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म हमने आपको समझा दी। तो ये क्योंकि एक ही स्फीयर के अंदर ट्रांसफर होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इनर स्फीयर मैकेनिज्म। सो हमने आपको काफी सारा कुछ दोनों एग्जांपल से विदाउट और विद लिगेंड के ट्रांसफर, केमिकल चेंज और उसके बिना, दोनों से ही समझा दिया है। ये 15 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हमारी तरफ से बाकी जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पिएंगे आप लोगों का खून। अपने सारे मित्रगणों के साथ वीडियो को शेयर करें। बाकी हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, नोट करें अच्छे से, खूब छापें। बाकी हैव अ गुड डे।